हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू के पार्ट 7 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्यूटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, पहला क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो नोन एज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है ओवरहेड कॉस्ट, दूसरा प्राइम कॉस्ट, तीसरा अल्टरनेटिव कॉस्ट और चौथा संक कॉस्ट। सही ऑप्शन है अल्टरनेटिव कॉस्ट। आइए देखते हैं अल्टरनेटिव कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। जब अल्टरनेटिव प्रोडक्ट के साथ तुलना करके लागत और मूल्य का निर्धारण किया जाता है तो उसे अल्टरनेटिव कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द वेज इज़ नॉट पेड टू ए। मजदूरी का भुगतान किसे नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है परमानेंट लेबर, दूसरा कैजुअल लेबर, तीसरा फैमिली लेबर और चौथा कॉन्ट्रैक्ट लेबर। सही ऑप्शन है फैमिली लेबर। फैमिली लेबर को मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप। फार्म प्रॉफिट इज इक्वल टू, फार्म प्रॉफिट बराबर है, पहला ऑप्शन ग्रॉस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, दूसरा ग्रॉस रेवेन्यू माइनस नेट रिटर्न, तीसरा ग्रॉस इनकम माइनस ग्रॉस रेवेन्यू, चौथा ग्रॉस इनकम माइनस कॉस्ट, रिस्क कॉस्ट। सही ऑप्शन है ग्रॉस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ग्रॉस रेवेन्यू होता क्या है? किसी इंडिविजुअल या फार्मर की टैक्स पे करने से पहले की पूरी इनकम को ग्रॉस रेवेन्यू कहते हैं और कॉस्ट का सेंस यहाँ पे है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। ध्यान रखेंगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन ईयर। कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम किस वर्ष लॉन्च हुई थी? पहला ऑप्शन है 1975, दूसरा 1985, तीसरा 1995 और 2002। सही ऑप्शन है 1985। 1985 में कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च हुई थी। फार्मर प्राइस मीन्स टू। फार्मर प्राइस का मतलब है, पहला ऑप्शन है द प्राइस दैट फार्मर रिसीव्स फॉर हिज प्रोड्यूस, दूसरा प्राइस प्रिवेलिंग इन दी मार्केट, तीसरा प्राइस डिक्लेयर्ड इन दी मार्केट और चौथा एमएसपी। सही ऑप्शन है द प्राइस दैट फार्मर रिसीव्स फॉर हिज प्रोड्यूस। किसान अपनी उपज के लिए जो मूल्य प्राप्त करता है उसे फार्म प्राइस कहते हैं। केमिकल यूज्ड फॉर टेस्टिंग सीड वाइबिलिटी इज। सीड वाइबिलिटी की टेस्ट के लिए किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है टेट्राजोलियम, दूसरा ब्लाइटॉक्स, तीसरा बेविस्टीन और चौथा फॉर्मेशन। सही ऑप्शन है टेट्राजोलियम। टेट्राजोलियम को टीजेट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इससे सीड जर्मिनेशन और सीड वाइबिलिटी दोनों की टेस्ट की जाती है। विच ऑफ फॉलोइंग इम्प्लीमेंट्स इज़ नॉट गुड फॉर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सा उपकरण संरक्षण खेती के लिए उपयुक्त नहीं है? पहला ऑप्शन है जीरो टिल फर्टी ड्रिल, दूसरा ऑप्शन है रेज्ड बेड प्लांटर, तीसरा टर्बो सीडर और चौथा रोटावेटर। सही ऑप्शन है रोटावेटर। रोटावेटर एक ऐसा इम्प्लीमेंट है जो संरक्षित खेती के लिए, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त नहीं है। डीसकरिंग एसोसिएटेड विद विच ऑफ फॉलोइंग। डीसकरिंग इनमें से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन पोटैटो, दूसरा टोमेटो, तीसरा कॉटन और चौथा स्वीट पोटैटो। सही ऑप्शन है पोटैटो। पोटैटो में डीसकरिंग की प्रक्रिया की जाती है। पोटैटो के साथ साथ टोबैको एक ऐसी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा फेमस है डीसकरिंग के लिए। ध्यान रखेंगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ़ ओनली वन इरीगेशन इज अवेलेबल फॉर वीट क्रॉप इट शुड बी अप्लाइड एट। अगर वीट क्रॉप के लिए केवल एक इरीगेशन, एक सिंचाई उपलब्ध है तो उसे कब अप्लाई करेंगे? पहला ऑप्शन है ईयर इमरजेंस, दूसरा डो स्टेज, तीसरा मैक्सिमम टिलेज और चौथा CRI। सही ऑप्शन है CRI। अगर वीट क्रॉप के लिए केवल एक सिंचाई उपलब्ध है तो उसे क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर अप्लाई करेंगे। ध्यान रखेंगे आप। रिलेटिवली मोर ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटी ऑफ राइसेज। सापेक्ष तौर पर अधिक सूखा सहन करने वाली राइस की वैरायटी है। पहला ऑप्शन है स्वर्णा, दूसरा शाहभागी, तीसरा सामा मंसूरी और चौथा स्वर्णा सब 1। सही ऑप्शन है शाहभागी। इसका पूरा नाम है शाहभागी धान। शाहभागी धान राइस की ऐसी वैरायटी है जो अधिक तौर पर ड्रॉट को सहन कर सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस टू प्लांट्स इन सॉइल। फास्फोरस की अवेलेबिलिटी प्लांट्स के लिए किस फॉर्म में होती है? पहला ऑप्शन है H2PO4 डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट,
दूसरा ऑप्शन है HPO4 फास्फोरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है PO4 फॉस्फेट और चौथा ऑल ऑफ एबव। सही ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। एस्पिरेंट्स, अगर सॉइल का pH 7 से कम होगा तो फास्फोरस H2PO4 के फॉर्म में होगा। अगर सॉइल का pH 7 होगा या न्यूट्रल होगा तो HPO4 के फॉर्म में फास्फोरस अवेलेबल होगा। अगर सॉइल क्षारीय होगी तो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी PO4 के फॉर्म में होगी। ध्यान रखेंगे आप। विच ऑफ फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेन सल्फर आल्सो। इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर सल्फर को भी कंटेन करता है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, दूसरा डाई अमोनियम फास्फेट, तीसरा सिंगल सुपर फास्फेट और चौथा म्यूरेट ऑफ पोटास। सही ऑप्शन है सिंगल सुपर फास्फेट। एस्पिरेंट्स, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा 11 से 12% होती है। इसमें फास्फोरस पाया जाता है 14.5% और कैल्शियम की मात्रा 21% होती है। ध्यान रखेंगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ फेल्रिस माइनर इन वीट कैन बी अचीव्ड बाई। वीट के फेल्रिस माइनर का प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? पहला ऑप्शन 2,4-D अमाइन, दूसरा पेंडीमेथिलीन, तीसरा सल्फोसल्फ्यूरान और चौथा आइसोप्रोट्यूरान। सही ऑप्शन है आइसोप्रोट्यूरान। एस्पिरेंट्स, बुआई के 32 से 35 दिन बाद 2 kg पर हेक्टेयर की दर से 400 से 600 लीटर पानी में आइसोप्रोट्यूरान को मिलाकर इसका छिड़काव किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। इनमें से कौन सा प्री इमरजेंस हर्बिसाइड नहीं है? पहला ऑप्शन है सिमाजीन, दूसरा बेसालिन, तीसरा पेंडीमेथिलीन और चौथा ग्लाइफोसेट। सही ऑप्शन है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। एस्पिरेंट्स, आइए जानते हैं प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है क्या। ऐसे हर्बिसाइड जिनका इस्तेमाल वीड के इमर्ज होने से पहले किया जाता है उन्हें प्री इमरजेंस हर्बिसाइड कहते हैं। द न्यूट्रिएंट प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस प्लांट में सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट अहम भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा मॉलिब्डेनम, तीसरा जिंक और चौथा मैग्नीशियम। सही ऑप्शन है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम के अलावा फास्फोरस, सल्फर और वेनेडियम एक अहम भूमिका निभाते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जनरली फॉर मोस्ट सॉइल बैक्टीरिया एक्टिव्स pH रेंज। अधिकतर सॉइल बैक्टीरिया सामान्यतः किस pH रेंज पर एक्टिव होते हैं? पहला ऑप्शन है 6 से 8, दूसरा 5 से 7, तीसरा 7 से 9 और चौथा 3 से 5। सही ऑप्शन है 5 से 7 pH की रेंज में सॉइल बैक्टीरिया एक्टिव रहते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए। एक्सटेंशन एजुकेशन है पहला ऑप्शन सोशल साइंस, दूसरा फिजिकल साइंस, तीसरा बायोलॉजिकल साइंस और चौथा पार्ट ऑफ प्लांट जेनेटिक्स। सही ऑप्शन है सोशल साइंस। एक्सटेंशन एजुकेशन एक सामाजिक विज्ञान है। यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन एजुकेशन की डेफिनेशन में लिखा गया है बिहेवियर कॉम्प्लेक्स ऑफ पीपल। फिशरीज साइंस इज मत्स्यिकी विज्ञान है। पहला ऑप्शन इज नॉट ए पार्ट ऑफ रूरल लाइफ, दूसरा इज ए पार्ट ऑफ रूरल लाइफ और तीसरा हैज़ नो रिलेवेंस टू रूरल इकोलॉजी और चौथा इज नॉट ए ऑल साइंटिफिक। सही ऑप्शन है इज नॉट ए पार्ट ऑफ रूरल लाइफ। एस्पिरेंट्स, फिशरीज साइंस की डेफिनेशन देखते हैं। फिशरीज साइंस इज द एकेडमिक स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग फिशरीज। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एकेडमिक स्टडी। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। एस्पिरेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो ICAR JRF BHU या फिर UP कैडेट की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। एस्पिरेंट्स, अगर आप फेसबुक पर हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से पेज को लाइक कर लें और फॉलो कर लें। हम अपने सभी लेक्चर की PDF व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को हिट करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।